friends, welcome to our YouTube channel PG Pharma Gyan. My name is Prakhar Gupta. एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी तक जो एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों को टेंशन है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी नियर हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर हम एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखें, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जो चीज़ें फील की हैं कि हमें कैसे आइडियली एक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए एक बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अपने सेमेस्टर एग्जाम में आंसर कॉपी को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें आंसर्स लिखने हैं, पेपर के टाइम पे आपकी क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं एक फार्मा स्टूडेंट के साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं, तो मुझे दोनों पहलू पता है कि एक स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट हमारा क्या माइंडसेट होता है और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इवैल्यूएटर हमारा क्या माइंडसेट होता है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। इन पॉइंट्स को यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपका नॉलेज एंड आपके कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट हैं वो यदि स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बट इसके साथ साथ यदि आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप कुछ मात खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि आप ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस करें अपने एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात आती है कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो पहला पॉइंट जो होता है कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसको पूरा कंप्लीट केयरफुली आपको रीड करना है। ये आपका पहला पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पेपर पे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को मिस कर जाते हैं। जनरली उन इंस्ट्रक्शंस में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लिखा होता है कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, आफ्टर दैट यू कैन चूज 4 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बट हमारी जनरल प्रैक्टिस में है कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हम कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी था वो हम छोड़ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन के मार्क्स तो हमारे वैसे भी 0 हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको भी केयरफुली पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आप जब पढ़ते हैं तो उससे आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही हेल्प मिलती है कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि सपोज जो आरजीबीबी का पैटर्न है उसमें 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आउट ऑफ दैट आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इन 8 क्वेश्चंस में से आप किन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे, मींस ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। इन दैट यू विल एलिमिनेट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आप एलिमिनेट करने वाले हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नॉलेज और अपनी प्रिपरेशन के बेस पे डिसाइड करना होता है। इसके साथ साथ अदर जो आपके जो 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उन 5 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप बाद में अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पूरा पढ़ते हैं तो इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 10 मिनट। तो आई सजेस्ट कि आप लोग मिनिमम 5 to 10 मिनट पेपर को रीड करने पे स्पेंड कीजिए। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो गलती होती है स्टूडेंट से वो होती है जल्दबाजी में अपना रोल नंबर और अपनी डिटेल्स गलत एंटर कर जाते हैं। इससे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना रोल नंबर, अदर एंट्रीज यदि आप पहले ही फिलअप कर देते हैं तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि बीइंग अ इन्विजिलेटर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी एंट्रीज को खाली छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। इन लास्ट क्या होता है कि जब आपका टाइम खत्म होता है और उस टाइम पे आप रोल नंबर भरना चालू करते हैं, अपनी एंट्रीज भरना चालू करते हैं और आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ना है। इसके बाद जब आपको आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट पे आप लोगों को सारी एंट्रीज केयरफुली और सही पहले ही भर लेना है ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। और इसी के साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि मुझे कौन से 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसके बाद आता है जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। इवन जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं भी वो गलती करता था, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के पास में हमारे पास में एक लिमिटेड टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जनरली जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उन प्रिपरेशंस में से
हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कई बार कि जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, जो टॉपिक पूछा गया है वो टॉपिक पे हमारे पास ओवर नॉलेज होता है, हमारे पास ओवर कंटेंट होता है, हम उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं और हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पे ही बहुत सारा टाइम दे जाते हैं। अब होता क्या है कि जो आगे के फर्दर क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमारे पास में टाइम बहुत कम बचता है और उन क्वेश्चंस में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उतना अच्छा हम उसमें कंटेंट नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से उसमें हमें मार्क्स कम मिलते हैं। और एक क्वेश्चन पे सपोज यदि ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो वीडियो में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। बट सपोज यदि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आइडियली यदि आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आपने कंटेंट डिसाइड किया कि सपोज यदि मैं 7 पेज में अपने टॉपिक को कवर करूंगा, ओके, तो कई बार होता है कि हमें ओवर इसमें कंटेंट हमारे पास में है, हम 7 के बाद में 10 लिखते जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि जो मार्क्स आपको मिलने हैं वो तो मिलने ही हैं, बट इसमें ओवर कंटेंट लिख जाने से इस 15 मार्क्स से ऊपर तो आपको नहीं मिलने वाला है फ्रेंड। इसलिए क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत लोग मिस करते हैं और मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी ये वीडियो बनाने के पहले कि वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ लोग मिस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। यदि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 3 आवर्स का टाइम है तो आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है। वो कैसे? यदि आप इसको इक्वली डिवाइड करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास में 30 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए होगा, ओके, फॉर ईच क्वेश्चन। बट इसके बाद आपके पास में 30 मिनट एक्स्ट्रा रिमेन बच जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों के पास में 30 मिनट एटलीस्ट बचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द लास्ट जब आपको वाइंड अप करना होता है, अपने पूरी आंसर शीट को वाइंड अप करना होता है, तब आप जल्दबाजी ना करें, आपकी कोई मिस्टेक ना हो। जो आपने पूरा आंसर्स लिखे हुए हैं उनको एक बार आप क्रॉस चेक कर पाओ, आप उनको वेरीफाई कर पाओ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। इसलिए एटलीस्ट आपके पास में 15 to 30 मिनट आपके पास में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए लोगों के द्वारा और मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर हमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी मैं बात करूं कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है, तो कितना लिखना है एग्ज़ाम में हमें क्वांटिटी का भी ध्यान देना है, साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान देना है। क्वालिटी के लिए जो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाला हूं, पर उसके पहले आप क्वांटिटी के बारे में सुनिए कि क्वांटिटी कितना लिखना चाहिए। सपोज यदि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 15 का आधा कितना होता है, 7.5 अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 पेजेस यदि आप कवर कर रहे हैं उस टॉपिक पे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हाँ, आगे चल कर के जब हायर सेमेस्टर्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, कंटेंट भी आपके पास ज़्यादा होता है, तब आप उसी टाइम पे ज़्यादा पेजेस लिख सकते हैं। बट अभी यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस लिखिए फॉर 15 मार्क्स। यदि सपोज आपका क्वेश्चन स्प्लिट में है ए और बी करके, मीन्स 7 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, तब आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 7 मार्क्स के लिए आपके पास में 3 to 4 पेजेस आपको लिखना चाहिए। 3 to 4 पेजेस आपको लिखने हैं। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर सपोज टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं 7 to 8 पेज में कैसे लिखूं? फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। कैसे लिख सकते हैं उसके लिए मैं अभी आप लोगों को कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं कि आप लोग उनको कैसे उतने ही कंटेंट को आप 7 पेज में कैसे कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे कंटेंट में। तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहली चीज़ कि भाई कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये बात मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतना आपका जो एवेल्युएटर है उसका आपकी कॉपी पे एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और आपके मार्क्स आपको इजीली मिलता है। क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग, बीइंग एवेल्युएटर, यदि सपोज मैं एवेल्युएटर हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ कि बंदे की कॉपी कैसी है। यदि नीट एंड क्लीन कॉपी है दैट मीन्स उसने सब कुछ सही लिखा होगा। यदि आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, कॉपी को गंदा कर रहे हैं, तो मेरा फोकस वहाँ पर ज़्यादा जाएगा और हो सकता है कि मैं आपके मार्क्स को थोड़ा सा डिडक्ट कर दूँ। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि हमें हमारी कॉपी नीट एंड क्लीन रखनी है। इसके साथ साथ
जो कि यदि आप सपोज यदि कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को नए पेज से विथ हेडिंग के साथ में स्टार्ट करना है। ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर आपने सही सही लिखा है। इसके बाद उस क्वेश्चन के लिखने के लिए आपको कुछ हेडिंग्स डिसाइड करनी है कि किन हेडिंग्स पे मैं लिखने वाला हूँ। तो उन हेडिंग्स को आप पहले एज अ आउटलाइन क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ साथ ही आप यहाँ पर हेडिंग्स जो हैं उन हेडिंग्स को पॉइंट 1 में क्या लिखने वाला हूँ, पॉइंट 2 में क्या लिखने वाला हूँ, पॉइंट 3। अब इसके बाद इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ वापस से हेडिंग डालिए, उस हेडिंग का नाम डालिए, अंडरलाइन कीजिए और इसके बाद इसको डिस्क्राइब कीजिए। हो सके तो इस डिस्क्रिप्शन में भी आप पॉइंट वाइज लिखिए। तो क्या होता है कि एवेल्यूएटर को काफ़ी इजी होता है कि यस, और कई बार ऐसा होता है कि एवेल्यूएटर आपके ये पॉइंट्स पढ़ लेगा और ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद वो ये चीज़ समझ जाएगा कि ऑब्वियसली जब उसने ये पॉइंट सही लिखे तो उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन भी सही लिखा होगा। इसके साथ जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो करते हैं रोल प्ले आपके फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड आपके जो डायग्राम्स हैं या फिगर्स हैं। सपोज जैसे यदि मैं बात करूं कि यदि आप टाइट्रेशन के ऊपर से कुछ लिख रहे हैं और टाइट्रेशन के लिए यदि आपने एक डायग्राम बना दिया, सपोज ये ब्यूरेट बना दी और ये आपने कॉनिकल फ्लास्क बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पर बता दिया कि ये टाइट्रेंट है, ये टाइड्रेंट है, इसके अंदर HCl 0.1 नॉर्मल, इसके अंदर 0.1 नॉर्मल, NaOH हमने भर दिया है। तो अभी आप एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी जो लिख रहे हैं उसको जो आपने यहाँ पर पिक्चर बनाई है, तो जो आपका एवेल्यूएटर है वो इस पिक्चर को देख करके समझ जाएगा कि इस कैंडिडेट को थ्योरी आती है, इसलिए उसने ये पिक्चर सही सही बनाई है। तो थ्योरी पर वो उतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा और आपको ईजिली मार्क्स दे देगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं या कोई भी फिगर आउट बनाते हैं तो उसके नीचे उसका आपको फिगर के बारे में ज़रूर लिखना है कि ये किस चीज़ को रिलेट करता है। साथ साथ यहाँ पर उसके लेवल्स होने चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, इनके लेवल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अब आप चाहें तो जो मैंने आपको बोला कि ट्रिक, आप पेजेस कैसे कवर करना है, तो जब आप किसी फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट को आप इस तरीके से ओरिजेंटली भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है कि आप ऐसे ना लिख के इस फ्लो चार्ट को इस तरीके से लिखिए। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका फ्लो चार्ट भी अच्छा दिखेगा, कंजस्टेड नहीं होगा, साथ साथ आपका पेज भी कवर होगा। इसके बाद यदि आप पिक्चर बना रहे हैं, यदि आप कोई फिगर बना रहे हैं, तो उस फिगर को आप थोड़ा सा बड़ा करके बना सकते हैं जिससे वो फिगर भी क्लियर दिखेगा और उससे थोड़ा सा आपका पेज भी कवर होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद लाइक जैसे आपने ये हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के बीच में एक लाइन आपको छोड़ देनी है जिससे कि ये हेडिंग्स के बीच में भी आपको क्लैरिटी हो जाती है और आपकी एक लाइन छूट जाती है। यहाँ इन पॉइंट्स के बीच में भी आप एक एक लाइन छोड़ करके वो पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे आपकी कॉपी में थोड़ा सा वाइट स्पेस ज़्यादा दिखता है, मतलब आपकी कॉपी थोड़ी सी नीट एंड क्लीन दिखती है, कंजस्टेड नहीं दिखती है और एग्जामिनर एवेल्यूएटर को वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और आपकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो कुछ भी लिखते हैं, वो ज़्यादा बड़े बड़े फॉन्ट साइज़ बनाना चालू कर देते हैं, दूर दूर लिखना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स, एवेल्यूएटर को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आप ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, बट यदि आप स्मार्टली ट्रिक यूज़ करेंगे तो एवेल्यूएटर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और उसको आपकी कॉपी भी क्वालिटी लगेगी और आपका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फार्मा स्टूडेंट्स के साथ और अदर यदि फील्ड से हैं तो भी ये कॉमन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनके भी हेल्प में आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारा फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।